तो बाबा साहब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, खासकर इसकी इन्होंने जो ये डायलॉग लिखा ना विद्या विनय मति गेली, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उसी समय 1913 में बाबा साहब जो थे ना, जब वो PhD करने के लिए वहाँ चले गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो 1915 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 15 अगस्त 1915 को जॉन डेवे, जो उस समय के दी दैन एजुकेशन हेड ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उस समय के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शिक्षा विभाग के जो हेड थे, चीफ थे, जॉन डेवे। देखिए ये जो जॉन डेवे वर्ड है ना, ये हमारे समाज के लिए बहुत उपकारी वर्ड है। इतना उपकार का वर्ड है कि हम इससे अनभिज्ञ रहे, इसीलिए तो हम बाबा साहब को नहीं समझ पाए। हमको बाबा साहब को समझने में हम क्यों कम पड़े? क्योंकि हम उनके गुरु को समझने में कम पड़े, क्योंकि वो किससे प्रभावित थे, किसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, बाबा साहब का दिमाग ऐसा कैसे बना, हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाए, इसीलिए बाबा साहब को समझने में कम पड़ गए। तो बाबा साहब को समझने के लिए हमको बाबा साहब के गुरुओं को समझना पड़ेगा। और उन गुरुओं में तीसरे गुरु आपको मालूम है ज्योतिबा फूले थे। पहले गुरु उनके भगवान बुद्ध को मानते थे, दूसरा गुरु वो कबीर साहब को मानते थे क्योंकि वो कबीरपंथी थे, तीसरा गुरु उन्होंने ज्योतिबा फूले को माना, जिसमें सामाजिक गुरु जिसको कहते हैं, और चौथा गुरु मैंने बोला ना कि जब वो 1915 में 15 अगस्त 1915 को जॉन डेवे ने अपनी किताब का जो लिखी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये बुक का नाम है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, मोस्ट डेंजरस बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। जब आप नेट पर डालेंगे तो शायद ये चौथे नंबर पर रिफ्लेक्ट करेगी ये किताब। जैसे बाबा साहब ने हमारे यहाँ लिखी है ना बुद्धा एंड हिज धम्मा, बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा को लिखने के लिए ये लिखा है कि इतने सारे त्रिपिटक का ज्ञान, इतने सारे बुद्ध के ज्ञान को सारे को इतने खंडों में विभाजित है कि आदमी सारा जीवन भी पढ़े तो भी कम है और वो समझ ही नहीं पाए। इसीलिए मैंने इन सबको स्टडी करने के बाद अपने समाज के लिए एक सस्ता सा रास्ता, एक सीधा सरल रास्ता बना के बुद्धा एंड हिज धम्मा लिख करके उन्होंने सारे त्रिपिटकों का उसमें निचोड़ रख के और बुद्धा एंड हिज धम्मा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, और वो दुनिया के द्वारा एक्सेप्टेबल बुक आज है। ऐसी ही बुक, और मैं कहूँ अगर ये कहूँ कि इससे भी ज़्यादा तो अतिशयोक्ति नहीं है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन भी उतनी ही ज़्यादा इम्प्रेसिव और इफेक्टिव बुक है दुनिया के लिए। जैसे हमारे बहुजन लोगों के लिए बुद्धा एंड हिज धम्मा है, वैसे ही डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पूरे विश्व के लिए एक धार्मिक और एक ज्ञानवर्धक और एक क्रांतिकारी पुस्तक है। तो हम लोग डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन को नहीं समझ पाए, इसीलिए तो बाबा साहब को नहीं समझ पाए। तो जब ज्योतिबा फूले का ज्ञान प्लस जॉन डेवे के द्वारा लिखी गई डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन को पढ़ने के बाद 1916 में 9 मई 1916 को बाबा साहब को अपना PhD का ऐसे कास्ट इन इंडिया पढ़ने का इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार मौका मिला कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो बाबा साहब ने जो अपना निबंध था वहाँ पर कास्ट इन इंडिया करके पढ़ा 9 मई 1916 को। तो वो जब पढ़ा, एक 25 साल का आदमी, 25 साल का लड़का, एक 25 साल का युवा इंटरनेशनल लेवल पे कास्ट इन इंडिया जैसा ऐसे पढ़कर के क्रांतिकारी भाषा का प्रयोग कर रहा है। विश्व के विद्वान की जो वैज्ञानिकों आए हुए थे, शिक्षा शास्त्री वो आए हुए थे, उनका जो सुनने के लिए एलोबरेशन एकदम आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा 25 साल का भारतीय युवा दलित शोषित समाज से बिलोंग करने वाला अपने ऊपर इस जाति के द्वारा थोपे गए अत्याचारों को किस रूप में व्यक्त कर रहा है। उस ऐसे में उन्होंने उनका ऑपरेशन करके रख दिया, जाति का, भारतीय जाति व्यवस्था का ऑपरेशन कर दिया। और जो ऑपरेशन करके जब सबके सामने रखा गया तो सारे के सारे लोग, खासकर जॉन डेवे जो वहाँ के शिक्षा के विभाग के चीफ थे और जिन्होंने 1915 में ही अपनी बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन लिख करके 1916 में प्रिंट होके वो लाइब्रेरी में आ चुकी थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में,
बाबा साहब से तो वो प्रभावित हुए और बाबा साहब उस बुक के थ्रू जॉन डेवे से प्रभावित हुए। दोनों एक दूसरे को समझने की जिज्ञासा अंदर दोनों में पैदा हुई और बाबा साहब जॉन डेवे के चहेते स्टूडेंट्स में बन गए और इधर बाबा साहब के चहेते गुरु वो बन गए वहाँ के लेक्चरर और उन लेक्चरर का चहेता चेला बाबा साहब बन गए। दोनों में जो तारतम्य बैठा और उस तारतम्य से क्या निकल करके आया। एक बार जब ये जॉन डेवे जब ख़त्म हो गए हैं उसके बाद वहाँ के लोगों से जब गए थे मिलने के लिए तो वो भी थोड़ी सी घटना का व्यवहार वर्णन कर दूँ। बाबा साहब ने उनकी इम्पोर्टेंस सी और उनको अपना गुरु चौथा गुरु माना है। कास्ट एनिलेशन ऑफ कास्ट के 25वें चैप्टर में आखिरी पैरे में सेकंड लास्ट पैरे में उन्होंने उसको अपना गुरु लिखा है। जब तीसरे गुरु उनके ज्योतिबा फूले थे तो नेचुरली वो चौथे गुरु हुए तो उन्होंने उनको अपना गुरु माना है। तो उनके बारे में जब उनसे बात चली थी वहाँ पहले वो 1 जून 1952 को उनकी डेथ हो गई और 31 इसको मई को उनके पास एक लेटर आया था जिसमें उनकी टिकट बुक करके और वो आई थी कि आपको 2 जून को कोलंबिया आना है। आपको LLD की जो मानद उपाधि दी गई थी इनको, जो भारतीय जब संविधान लिखा था ना उन्होंने, तो भारतीय संविधान इतना अच्छे लेवल का था कि विश्व लेवल पे, विश्व पटल पे उसकी बहुत ख्याति और चर्चा चल रही थी। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ये देखा कि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ से गया है और इसने भारत का संविधान लिखा और ये संविधान इतना अच्छा है, हमें इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उन्होंने LLD की उनको मानद उपाधि देने का फैसला किया। तो बाबा साहब जब 1 जून को हवाई जहाज में बैठे, 2 जून को अमेरिका पहुँचे कोलंबिया। देखिए कितना बड़ा विडम्बना होती है, भाग्य की, दुर्भाग्य कहेंगे इसको, कि उनके गुरु 1 जून को मर चुके थे, वो यहाँ से यात्रा कर रहे थे, वो हवाई जहाज में चढ़ रहे थे और उधर उनका गुरु स्वर्ग सिधार चुका था। 2 जून को जब वो कोलंबिया में उतरे, जाते उन्होंने सबसे पहले यही बोला था, आई वांट टू मीट मिस्टर प्रोफेसर जॉन डेवे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनको बोला, सर यस्टरडे इटसेल्फ ही हैज पास अवे, ही इज नो मोर, इट इज सर इट इज बैड लक, आप उनसे नहीं मिल सकते, वो कल ही खत्म हुए हैं। ओए बाबा साहब को बहुत धक्का लगा, बहुत उनका कोई जिससे प्रिय कोलंबिया में उनका सबसे प्रिय आदमी, सबसे रिकॉग्नाइज करने वाला आदमी वही था और वो खत्म हो गया। 2 जून को उन्होंने पता लगा, यानी 1 दिन पहले मर गए 1 जून को। तो जब उन्हें वहाँ गए, वो मानद उपाधि मिली, बाकायदा उन्होंने लिखा सब कुछ, अपना भाषण दिया। इवन उस भाषणों में भी उन्होंने एक जगह जिक्र आया है, मैं आपको उसका प्रूफ दिखाऊंगा। जब वो चर्चा में ये आया तो उन्होंने, बाबा साहब ने बोला है वहाँ पे कि आज की डेट में भी मैं जॉन डेवे के उन लेक्चर्स को उसी रूप में दे सकता हूँ जिस रूप में जॉन डेवे ने मुझे क्लास में लेक्चर दिए थे। मतलब उसकी विद्वता का परिचय, बाबा साहब की विद्वता का परिचय मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। कि लोगों ने पूछा कि आप जॉन डेवे को कितना जानते हैं, कि जॉन डेवे को मैं इतना जानता हूँ कि आज भी जो जॉन डेवे ने मुझे लेक्चर क्लास में दिए हैं ना, मैं आज की डेट में उनको उसी रूप में, उसे वर्ड बाय वर्ड मैं वो लेक्चर दे सकता हूँ। मैं बाबा साहब को इतना जानता हूँ। अब आप सोच लीजिए ये कितना बड़ा। और बाबा साहब कोई ऐसे वैसे नहीं फेंकते थे, बाबा साहब तो वो कहते थे जो दुनिया में अनोखा होता था। इन शब्दों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। और फिर 4 जून को ही उन्होंने अपने होटल में से सविता अम्बेडकर को लेटर लिखा। 4 जून का लेटर आज भी सुरक्षित है, हम लोगों के पास उसकी कॉपी, उसमें प्रिंट है हमारी किताब के अंदर। उसमें लिखा हुआ है जॉन डेवे के लिए उन्होंने जो वर्ड यूज किया है, वो लाइन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। I owe all my intellectual life to प्रोफेसर जॉन डेवे। मैं अपना समस्त बौद्धिक जीवन उनका ऋणी हूँ। मेरा जो समस्त बौद्धिक जीवन है प्रोफेसर जॉन डेवे का ऋणी है। और ओ का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ओ का मीनिंग आप डिक्शनरी में देखोगे, ऋणी, एहसानमंद, प्रभावित होना, किसी के प्रभुत्व में आना, किसी का इमिटेशन कर लेना, अंधान करोड़ कर लेना। और उस वर्ड में ये सारी चीज़ें थी। तो बाबा साहब ने ये वर्ड यूज किया है कि आई ओ ऑल माई इंटेलेक्चुअल लाइफ टू प्रोफेसर जॉन डेवे।
मेरा सारा बौद्धिक जीवन प्रोफेसर जॉन डेवे का रही है। तो यहाँ पर मैंने जॉन डेवे को थोड़ा इसलिए डाला है आपकी नज़र में कि हम जॉन डेवे को समझने में कम पड़े, इसीलिए तो बाबा साहब को समझने में कम पड़े। अब जॉन डेवे की जो एजुकेशन है, जो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है, उस बुक को पढ़ने के बाद, ज्योतिबा फूले के तीनों कंसेप्ट को दिमाग में रखने के बाद, और उसी दरमियान जब वो जर्मनी और इंग्लैंड गए तो एडवर्ड डी बानो को जानने के बाद एडवर्ड डी बानो ने एक एजुकेशन की परिभाषा दी थी। एजुकेशन मीन्स सर्वमान्य, पूरे विश्व में मान्य वो है, डेफिनेशन है। एजुकेशन मीन्स नॉलेज प्लस इंटेलिजेंसी प्लस थिंकिंग स्किल। एडवर्ड डी बानो ये कहते हैं कि शिक्षा केवल किसी विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है, शिक्षा के अंतर्गत उस विषय वस्तु का ज्ञान प्लस व्यावहारिक शिक्षा प्लस थिंकिंग स्किल, सोच विचार करने की शिक्षा भी शामिल होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें शामिल नहीं है तो वो शिक्षा नहीं कहलाई जाएगी। शिक्षा का स्तर इससे नहीं आंका जा सकता कि आपने कितनी डिग्री ली है, आपने कितने कितने ओहदों पे काम किया है, आपने कितने कितने बड़े लेवल अपने आगे पीछे चिपका रखे हैं। शिक्षा का महत्व केवल इससे आंका जा सकता है कि आपने अपनी सोच विचार की शक्ति को कितना विकसित किया है, आप अपनी सोच विचार की क्षमता को कहाँ तक ला पाए हैं। इससे आपकी एजुकेशन का स्टेटस और स्टैंडर्ड आंका जाता है। ये एडवर्ड डी बानो कहते हैं, यानी एजुकेशन मीन्स नॉलेज, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्लस इंटेलिजेंसी प्लस थिंकिंग स्किल। तो बाबा साहब ने जब इन चीज़ों को सबको मिलाया, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ज्योतिबा फूले के तीनों कंसेप्ट, एडवर्ड डी बानो की डेफिनेशन, तो बाबा साहब का दिमाग एकदम छक गया और उन्होंने एक लोगो तैयार किया। और वो लोगो आपको मालूम है, सारे इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, आपने हजारों बार पढ़ा होगा, हजारों बार सुना होगा, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। वो बात अलग है कि यहाँ के मनुवादियों ने उसको एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट कर दिया था, लेकिन उनके 1924 की जो 22 तरफ भारत की जब उद्घाटन हुआ था, उस उद्घाटन में उसका ऑथेंटिक लोगो था बाबा साहब का ही, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब मैं इन तीनों चीज़ों का कंसेप्ट बता करके, हाँ ये स्वागत है सर, इस लोगों का सिर्फ मैं कंसेप्ट आपको देना चाहता हूं कि आखिर इस लोगों के माध्यम से बाबा साहब आपको क्या कहना चाहते थे, हम कहाँ समझने में इस लोगों को कम पड़े। यही तो हमारे माननीय काशीराम जी कहते थे, इसी लोगों को हमें समझना है, इसी को समझाने वाला बनना है। ये लोगों हम समझने में कम पड़े हैं, इसीलिए तो मान्यवर काशीराम कहते थे कि समझाने वाले को समझना होगा, समझकर फिर समझाना होगा। और ये लोगों हम समझने में कमतर पड़े। लोगों का मतलब क्या है, देखिए एजुकेट, एजुकेट का मतलब सीधा सा उन्होंने बताया, एजुकेट मीन्स नॉलेज, क्या लिख लो नॉलेज की जगह, प्लस इंटेलिजेंस आई प्लस थिंकिंग, है ना। इन चीजों को देखो उन्होंने लोगों में कैसे समाहित किया। एक एक चीज बताएंगे आपको। ये MKSOT की रिसर्च विंग का रिसर्च किया हुआ पैटर्न या रिसर्च की हुई एक्सट्रैक्शन कंक्लूजन हम आपके सामने दे रहे हैं। MKSOT माने महानायक काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ थिंकिंग जलगांव में जो है, जिससे हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है, जिसमें धीमंत PR अम्बेडकर जी जो है वहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। उन्होंने जो रिसर्च विंग ने जो इनका मतलब निकाला है और जिस तरह से लोगों को डिफाइन किया है, मार्वलस, एकदम दुनिया में अद्वितीय, और वो हमारे इस दिमाग को झकझोर दिया है, जिसको समझने में हमारा बौद्धिक वर्ग कमजोर पड़ा है। एजुकेट माने हैं लर्न प्लस टीच थिंकिंग। एजुकेट मीन्स बाबा साहब आपसे क्या कहना चाहते हैं एजुकेट कह करके, वो चाहते थे कि आप लर्न प्लस टीच थिंकिंग स्किल, आप लर्न और टीच थिंकिंग करें, यानी सीखें। लर्न माने नो, सीखना, नो जानना, या और साथ में क्या करें, टीच, जान करके उसको आगे पढ़ाएं। थिंकिंग, लर्न एंड टीच थिंकिंग।
एजुकेट का मतलब था वो आप लोगों से चाहते थे, आप बुद्धिजीवी वर्ग से, जिसको वो पढ़ा लिखा वर्ग मानते थे, जिसने कहते ना कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया, क्योंकि पढ़े लिखों ने क्यों धोखा दिया, क्योंकि वो एजुकेट का मतलब ही नहीं समझ पाए। और बाबा साहब जो हमें कहना चाहते थे, जो उनकी वेदना थी कि अगर हम इस कंसेप्ट को आगे पास ऑन करते तो शायद उनको ये कहने का मौका या अवसर नहीं मिलता कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया। पढ़े लिखों ने इसको समझने में कमजोरी की, इसको समझने में वो कमतर पड़े, इसलिए उनको वो वेदना वहाँ व्यक्त करनी पड़ी। एजुकेट का मतलब है लर्न एंड टीच थिंकिंग, सोचना विचार करना सीखो, सोचने विचार करना सिखाओ और सोचने विचार करने वाला समाज बनाओ। ये था एजुकेट का मतलब। जानना क्या, थिंकिंग, सोच विचार करना सीखो, लर्न टीच वो सिखाओ अपने समाज को, और सोचने विचारने करने वाला समाज पैदा करो। ये चाहते थे बाबा साहब। दूसरा वर्ड था, जब आप थिंकिंग करोगे, आप सोच विचार वाले बन जाओगे, लर्न एंड टीच थिंकिंग जब आपके अंदर आएगी, सोच विचार करने की क्षमता, तो दूसरा उसका जो लोगों का पार्ट है एजिटेट। एजिटेट का आप मतलब क्या करते हो, संघर्ष करो। उनका मतलब इससे नहीं था कि आप लड़ाई झगड़े जाके करो। शायद विश्व में रक्तहीन क्रांति का एक ही उदाहरण है कि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, जिसमें एक भी आदमी नहीं मरा और पूरी हजारों साल की व्यवस्था मनुस्मृति को एक ही लाइन में खत्म कर दिया गया था। मालूम है ना, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने जब संविधान पढ़ा होगा तो पहला ही लाइन में पढ़ा होगा कि आज की डेट से विद इमीडिएट इफेक्ट ऑल द, वो कहते हैं ना प्रचलन में जितनी पद्धतियां चली आ रही हैं, दे विल बी नॉल एंड वॉइड विद इमीडिएट इफेक्ट। आज के इमीडिएट समय से ये वो सारी प्रथाएं जो भी यहाँ पे शासन की व्यवस्थाएं चली आ रही थी, आज के बाद वो समाप्त हो जाएंगी। इतनी बड़ी क्रांति एक लाइन से कैसे हो गई, रक्तहीन क्रांति कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बाबा साहब ने जो जिंदगी में लड़ा है, हम लोग समझने में कम पड़े, किसी चीज़ को तो समझने में कम पड़ गए, यही चीज़ तो हमें समाज को समझानी है। बाबा साहब की यही तो वेदना थी। तो वो जो एजिटेट वर्ड है, एजिटेट का मतलब है लर्न एंड टीच पॉसिबिलिटीज, लर्न एंड टीच पॉसिबिलिटी, संभावनाएं सीखो, संभावनाएं सिखाओ, संभावनाएं खोजने वाला समाज बनाओ। यानी वो समाज से उम्मीद करते थे, खासकर पढ़े लिखों से, कि पहले आप अपने समाज के लिए नई नई संभावनाएं तलाशो। जब आप थिंक करोगे, उनका एजुकेट का जो मतलब समझ जाओगे, तो आप क्या करोगे, एजिटेट होगे, यानी लर्न एंड टीच पॉसिबिलिटी। आप अपने समाज के लिए नई नई संभावनाएं खोजवाओगे और नई नई संभावनाएं खोजने के लिए पूरे समाज को तैयार करोगे। तो क्या होगा, तीसरा कंसेप्ट आएगा, ऑर्गेनाइज। जब आपके मूवमेंट में थिंकिंग स्किल आएगी, फिर आप उसके थ्रू पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं तलाश करना शुरू कर दोगे, समाज के लिए नई नई संभावनाएं तलाशना शुरू करोगे, पॉसिबिलिटीज। तो तीसरा उनका वर्ड क्या है, ऑर्गेनाइज। आप लर्न एंड टीच क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइज का मतलब था लर्न एंड टीच क्रिएटिविटी। यानी जब आप थिंक करने वाले बन गए, आपने समाज को सोचने विचारने वाला बना लिया, खुद बन गए, तो आपने संभावनाएं तलाश करना सीख लिया। फिर आपको जब संभावनाएं तलाश करना सीख लिया तो क्या होगा, जब आप समाज के लिए नई नई संभावनाएं तलाश करोगे तो क्या होगा, उन नई नई संभावनाओं से नए नए आप समाज के कल्याण के लिए सृजन करोगे। क्रिएटिविटी का मतलब सृजनात्मक चीज़ें पैदा करोगे, आप समाज के लिए कुछ नया दे पाओगे। ये था उस लोगों का मतलब। इसी को समझने में हमारा समाज कम पड़ा था, हमारे पढ़े लिखे लोग कम पढ़े थे। अनपढ़ों से उन्हें कोई शिकवा गिला नहीं था, उन्हें पढ़े लिखों से शिकवा गिला था, क्योंकि उन्होंने ये पढ़े लिखों के लिए ये लोगो बनाया था और पढ़े लिखों से ही उम्मीद करते थे कि इसका मतलब समझेंगे और इस मतलब को समझ करके समझाने वाले बनेंगे और समाज से जो निकल करके आएगा वो मेरे समाज का उद्धार करेगा। इसको समझने में हम कम पड़े। इसीलिए तो हम कहते हैं कि क्योंकि हम बाबा साहब के गुरुओं को समझने में कम पड़े, इसीलिए हम बाबा साहब को समझने में कम पड़े। तो दोस्तों, ये थी एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अवर बहुजन लीडर्स।
ज्योतिबा फूले, सम्राट अशोक और ये वाला बाबा साहब। और बाबा साहब के साथ मैंने एक जॉन डीवे की भी थोड़ी सी एजुकेशन के बारे में यही बताना उचित समझूंगा, ताकि आपका जो कंसेप्ट है ना एजुकेशन के बारे में वो ज़्यादा विकसित हो जाएगा। जॉन डीवे क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में, देखिए वो ये कहते हैं एजुकेशन क्या है। बाबा साहब ने तो इतनी सारी चीज़ें बता दी, एजुकेशन का मतलब क्या था, उन्होंने तो इस परिभाषा को मान लिया और इस परिभाषा को आगे देना आपको शुरू कर दिया। जॉन डीवे से प्रभावित थे, तो जॉन डीवे क्या कहते थे, एजुकेशन मीन्स, एजुकेशन क्या है वो कहते थे, एजुकेशन इज ए, देखो सोशल लाइफ, वो कहते थे एजुकेशन इज सोशल लाइफ, एजुकेशन इज नॉट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। शिक्षा क्या है, शिक्षा जीवन को तैयार करने के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं जीवन ही शिक्षा है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, इट इज ए सोशल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट काहेगा, एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ काहेगा विद इन द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस। हमारे जो अनुभव हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, इनको एक्सप्लोर करना, इनका उत्खनन करना, अपने अनुभवों को उत्खनन करना ही शिक्षा है। अशिक्षित आदमी अपने एक्सपीरियंस को उत्खनन नहीं कर पाता ना, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी अपने आप में सक्षम होता है, अपने आप को एक्सप्लोर करता है और करने के लायक होता है। तो ये जॉन डीवे की परिभाषा थी, इससे बाबा साहब बहुत प्रभावित थे। और एक लाइन और बोलते थे, जस्ट लाइक न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इज मस्ट फॉर फिजियोलॉजिकल लाइफ। इस भौतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए या जिंदा रखने के लिए मनुष्य को किन चीज़ों की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन माने खाद्य पदार्थों की, रिप्रोडक्शन माने प्रजनन की। आगे हम अपने जैसा पैदा करके मरते चले जाते हैं, खा करके जिंदा रहते हैं और अपने जैसा पैदा करके दुनिया से रवानगी डाल के चले जाते हैं। और दिस सिस्टम इज कंटिन्यूइंग, दुनिया ऐसे ही चल रही है। तो वो ये कहते थे कि जिस तरह भौतिक जीवन के लिए खाना और प्रजनन जरूरी है, सामाजिक जीवन के लिए एजुकेशन उतनी ही इम्पोर्टेंट है। समझ गए आप मेरी बात का मतलब? वो कहते थे कि एजुकेशन इज मस्ट फॉर सोशल लाइफ, इट इज एसेंशियल फॉर सोशल लाइफ। एंड और सच सच क्या कहते थे, जो लाइफ क्या है, वो ये कहते थे लाइफ क्या है, लाइफ इज ए सेल्फ रिन्यूइंग प्रोसेस। आप देखते हैं सेल्फ रिन्यूइंग का बिल्कुल क्लियर कट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेल्फ रिन्यूइंग, आप डेली उठते हैं, सुबह उठेंगे, हाथ मुंह धोएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर नए कपड़े पहनेंगे, साफ करेंगे, बाल काटेंगे। इट इज रिन्यूइंग, यू आर रिन्यूइंग योर लाइफ। कल की जो लाइफ थी, रात पर सो करके उठे, आपने उठने के बाद अपने आप को फटकारा, हाथ मुंह धोया, फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद नहाने के लिए गए, फिर आकर के फिर अपने आप को बाल साफ करके नए सब पहन के नाउ यू आर ऑल राइट। इट इज सेल्फ रिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ लाइफ, इट इज एजुकेशन, इट इज थ्रू एजुकेशन। जानवरों को एजुकेशन नहीं होती और किसी को एजुकेशन नहीं होती तो दे आर नॉट रिन्यूइंग देयर लाइफ। वो अपनी लाइफ को ऐसे नहीं करते जैसे आप रोज नहा करके आते हो, रोज अपने बाल काटते हो, नाखून काटते हो, अपने करते हो ना, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार नाखून भी काटते हो, बाल भी कटवाते हो, अपने कपड़े रोज बदलते हो, नहाते धोते हो। इट इज सेल्फ रिन्यूइंग प्रोसेस, लाइफ इज ए सेल्फ रिन्यूइंग प्रोसेस। और एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। इसका मतलब जीवन में जो कुछ है वो शिक्षा से है। ये जॉन डीवे की परिभाषा थी जिनसे बाबा साहब प्रभावित थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बाबा साहब को समझने के लिए पहले जॉन डीवे को समझना है, और जॉन डीवे को समझने के लिए आपको डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नाम की बुक पे थोड़ी नज़र मारनी है। कोशिश ये हो रही है और हमारा MKSOT ही करेगा इस काम को कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का हिंदी वर्जन भी हम लोगों के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश में है। अम्बेडकर जी ने तो मुझसे ये कहा था, तुम किसी प्रोफेसर को ये जिम्मेदारी दे दो, चाहे तुमसे कोई 1000, 2000, 4000 रुपये मांगे दे दो, उसका हिंदी में वर्जन करवा लो, तो हमारे लोगों के लिए ईजी पढ़ने के लिए जरा उपलब्ध हो जाएगी। और ये हम लोग प्रयास में हो सकता है ऐसा हो जाए। तो ये थी दोस्तों मेरी एजुकेशन पॉलिसी। इस एजुकेशन पॉलिसी को मैं यही समाप्त करता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मेरा थिंकिंग स्किल।